कथन और तर्क वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप सॉल्व करिएगा और एक एक प्रश्न को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखने का प्रयास करिए, अच्छे से इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन, अभी हमेशा हम आपको बताते हैं कि हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जेंडर हो गया, कि उसके बाद सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, सीसी हो गया, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप मैथ पेडागोजी सॉल्व करें, चाहे आप एसएसटी पेडागोजी सॉल्व करें, चाहे आप सीडीपी ही क्यों ना ले लें, ये 3-4 टॉपिक पूछ ली जाती है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न यहां पे हम सेट किए हैं, आप लोग इसको सबसे पहले देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित करता है? इनमें से वो कौन सा फैक्टर, कौन सी एजेंसी, कौन सा कारक है जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित भी करता है और निर्धारित भी करता है? तो जो आपकी हेरिडिटी है, एक फॉर्मूला आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कि डेवलपमेंट है क्या, तो हम हमेशा आपको बताते हैं हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका ये गुणनफल हम कह सकते हैं, यानी जो बालक का विकास है वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण के मिलकर उसका परिणाम दिखता है डेवलपमेंट विकास के रूप में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो आनुवंशिकता हेरिडिटी है, ये बिल्कुल बालक या बालिका के विकास को प्रभावित भी करते हैं बाबू, और निर्धारित भी करते हैं। इस बात को आप सभी भाई बहन याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट या भौतिक इन्वायरमेंट, जैसे एक बालक या बालिका अपने सोसाइटी, अपने समाज में जो भारतीय हमारे मूल्य हैं, जो हमारे प्यारे भारत की जो संस्कृति है, उसको कैसे सीखते हैं? भौतिक वातावरण से, हमारे आसपास के जो एक तरीके से लोग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, उनकी बातों को सुन के, उनके व्यवहारों को देख के एक बच्चा भौतिक वातावरण से भी उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। तो ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते, निर्धारित करते हैं। ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक आप देखते हैं, हमारे अलग अलग धर्म ग्रंथें हैं, हमारी पुस्तकें हैं, कुछ साहित्य हैं, कुछ हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवनों को पढ़ते हैं, उनके जीवन वृत्तांत को हम लोग पढ़ते हैं और कुछ सीख जाते हैं। यानी ये भी बालक के की एक तरीके से विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कौन सा कारक बच्चों के विकास को प्रभावित और निर्धारित दोनों करता है? तो हेरिडिटी बिल्कुल करती है, तो ए ऑप्शन राइट है। उसके साथ साथ आप देखेंगे भौतिक वातावरण और सामाजिक, यानी ये तीनों सही हैं और आप इसमें से ढूंढिएगा तो आपको डी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग पढ़ा करिए। सीटेट में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को उत्तर तो आ रहा होता है, प्रश्न बड़े आसान लग रहे होते, लेकिन जैसे देखे वो आनुवंशिकता, जैसे देखे वो भौतिक वातावरण, और एक वो दो करके चले गए। पहले आप तीनों के तीनों ऑप्शन को पढ़िए, मॉनिटर करिए, उसके बाद आप उत्तर करिए। तो यदि पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आप यस करिए, पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आप यस करिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पांडे राजीव जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शन। हाँ हाँ बाबू, डी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें से कितने लोग अब की बार 8 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, वो यस करिएगा एक बार। कितने लोगों का 8 फरवरी को एग्जाम है? 8 फरवरी को कितने लोगों का एग्जाम है? एक बार आप यस करिए। ठीक है, एक बार आप यस करिए कि हाँ सर हमारा एग्जाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कथन और तर्क आधारित ये प्रश्न है। तो इसको आप देखिएगा, सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन बाबू पूरी संभावना कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, पैटर्न यही आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस तरीका समझ लीजिए। कथन इसमें कह रहा है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पे नहीं शब्द प्रयोग कर लिया, याद रखिएगा। यानी स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये बताइएगा कि कोई एक बालक या बालिका है, वो स्किल को किस प्रकार से सीख रहे हैं, स्किल का किस प्रकार से अधिग्रहण कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो यहां पे कथन थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, इसको समझेंगे अभी। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी सबसे पहले कथन और उसका तर्क देख रहा है कि सीखना और विकास एक दूसरे से एक तरीके से डिफरेंट है, स्वतंत्र है। जैसे आप हमारी क्लास देख रहे हैं पेडागोजी, क्या इस पेडागोजी को पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। इस पेडागोजी को पढ़ के जब आप कल को अध्यापक या अध्यापिका बनती हैं, तो क्या इस मूल्य को, इस बातों को आप लागू नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे किसी बालक या बालिका में विकास सीखेगा वो कोई नई चीजें, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे उसका विकास भी होगा।
तो ये दोनों स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है कि इंसान हर चीजों से सीखता है, और जैसे जैसे मनुष्य इंसान सीखेगा उसका डेवलपमेंट होता है, कभी आध्यात्मिक तौर पर, कभी भौतिक तौर पर, कभी लौकिक जगत के रूप में। तो आप इस बात को याद रखिएगा, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि आपका जो कथन है यह भी गलत कह रहा है और उसकी व्याख्या भी गलत हो रही है। अब ऑप्शन को आप देखिए, ए और आर दोनों सही है, नहीं भाई दोनों तो सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आप देखिए ए कैसे सही हो सकता है? स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है। तो यहां पे जो कि ए भी एक तरीके सही नहीं है और ए और आर दोनों यहां पे गलत है। तो डी ऑप्शन आप राइट करिएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। अभी इस क्वेश्चन पूरे आज की इस क्लास में हम 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, उसका आप आंसर बना के या तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट टाइप के हैं, उनको भी आप सॉल्व करिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आइए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षी को आप पीयर ग्रुप समझ लीजिएगा। परिवार और समकक्षी कि बच्चों के विकास में क्या भूमिका है आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि माध्यमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 6 से 8 तक का कोई स्कूल है, उसमें परिवार की और पीयर ग्रुप की क्या भूमिका है। हम सब जानते हैं बाबू, एक बात याद रखेगा कि सोशलाइजेशन हो या मोरल डेवलपमेंट हो या एथिकल वैल्यू के डेवलपमेंट की बात आ जाए, उसमें परिवार का रोल अग्रणी है। और इन्हीं तीनों एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि हमारे पीयर ग्रुप का भी रोल इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं बहुत सारी मोरल बातें, नैतिक बातें, जैसे हम सब जानते हैं कि अपने महापुरुषों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बातें हम कहां से सीख रहे हैं? अपने सहपाठी, अपने सहयोगी, अपने विचारधारा के लोगों के साथ। भारतीय पद्धति में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, क्रांति सूरमा हुए, हम उनका कभी भी उपहास नहीं उड़ा सकते। ये बात हम कहां से सीख रहे हैं? अपने पीयर ग्रुप, अपने आसपास के लोगों के साथ। तो पीयर ग्रुप भी सोशलाइजेशन में, मोरल डेवलपमेंट में, एथिकल वैल्यू के निर्माण में रोल प्ले करता है। तो पूछ रहा है क्या भूमिका है? तो दोनों की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू, ये नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, आपको पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाना है। ठीक है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है। अगर माता पिता बच्चों को मोरल बातें ना सिखाएं कि अपने से बड़ों के प्रति आपको प्रेम रखना है, अपने से बड़ों के प्रति आपको सम्मान की भावना रखनी है, अपने से छोटों के प्रति आपको वात्सल्य की भावना रखनी है, स्नेह की भावना रखनी है, तो स्वाभाविक सी बात बच्चा आगे चल के थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो ये भी बात यहां पर नेगेटिव हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है। कहते हैं माता पिता या फिर हमारे परिवार के लोग बहुत सारी ऐसी बातें हमको नहीं बताते जो हमारे पीयर ग्रुप बताते हैं। उनकी भी एक अपना मोरल दायित्व होता है परिवारों का। कहते हैं ना, परिवार को सिखाने की भी अपनी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद जो बच्ची खुची बातें होती हैं वो हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो सहयोगी, जो समकक्षी होते हैं, जो सहेली होती हैं, जो दोस्त होते हैं, वो सिखाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इनकी भूमिका नहीं है। अब डी ऑप्शन को मॉनिटर करिए, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे परिवार आपको जिम्मेदारी का एहसास कराता है और पीयर ग्रुप, आपका सहपाठी, आपका समकक्षी आपको बताता है उन पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है। विपरीत परिस्थिति में साथ देता है आपका समकक्षी, दोस्त या सहेली, और परिवार आपको विपरीत परिस्थिति में सहानुभूति देता है। तो दोनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं बाबू, राइट है। प्योर पेडागॉजी का क्वेश्चन है, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को ये उजागर करता है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक बात आपसे करना चाहेंगे। ये बाबू, ये जो प्रश्न हम आपको अभी सॉल्व करा रहे हैं, पिछले 2 क्लास तक हम आपको पढ़ा दिए,
15 20 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन कराएंगे। क्या इन प्रश्नों को सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है? अगर नहीं बूस्ट हो रहा तो हमारा पढ़ाना बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। हम मान रहे हैं कि इस चकाचौंध की दुनिया में, यूट्यूबर की दुनिया में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ये एक प्रश्न चलता है ना मन में आपके, तो क्या इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ये बात हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक युग में हैं। हम लोग वो पारंपरिक पेशा को नहीं अपनाए हुए हैं कि आए पढ़ाए चले गए। जरूरी है आपसे बात करना, आपके फीडबैक को लेना कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार बताइएगा, ठीक है? चलो, तनु भाटी कह रही हैं सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप न्यू स्टूडेंट है बीएड की, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, खूब अच्छे से पढ़िए। और कहते हैं ना कि स्त्रियों का मुक्ति का जो द्वार होता है वो शिक्षा ही है, लेकिन लोग गहना को समझ लेते हैं। गहना को छोड़ के शिक्षा को अपना लीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए, तो 4th की तरफ चलिए। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग इसमें लेवाइगोस्की अंकल को लेके आएंगे, अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, मॉडल पेपर, ठीक है आपका ये, ठीक है। चलिए अच्छा, खैर क्वेश्चन पे फोकस करिए। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मॉडल पेपर हम टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का मॉडल पेपर आपको देंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा सब्र रखा करिए। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपको बात करने का तरीका, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, थोड़ा सा इसमें लेवाइगोस्की को हम लोग समझेंगे कि रोमा जो है जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारा देकर मदद करती हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं या हमारे समकक्षी लोग होते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं जब तक हम कोई नया स्किल सीख न जाएं। जैसे आप देखते होंगे साइकिल चलाना आप सीख रहे थे, तो कुछ समय तक आपके पापा, भाई या बहन आपके पीछे से साइकिल को पकड़ के चलाना कि आपको सिखा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो पीछे से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और आप साइकिल खुद सीख जाते हैं। वही क्वेश्चन का पैटर्न इसमें है, ठीक है? इशारा देकर वो पहेली को सुलझाने में मदद करती है जब तक कि जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। तो रोमा का धीरे धीरे अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके पिताजी आपको साइकिल सिखा रहे हैं, आपकी बड़ी बहन आपको साइकिल सिखा रही है, एक समय के बाद वो अपनी मदद कम करती हैं और फिर एक समय के बाद वो मदद ही समाप्त कर देती हैं। लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग इनमें से क्या इसके फोल्डिंग है, या फिर अनुकरण अधिगम है, या फिर बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के 9 यहां पे देखेंगे, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व? आप कहेंगे सर जी ये है आपका इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग कहता है, या फिर लेवाइगोस्की कहते हैं, अगर किसी बालक या बालिका को कोई नई स्किल में पारंगत करना है तो शुरुआत में उसको थोड़ी मदद कर दीजिए। कभी उसको सजेशन के रूप में, सुझाव के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाके आप उसकी मदद करें। एक समय के बाद वो स्किल में पारंगत हो जाएगा, फिर आपकी वहां जरूरत कम हो जाएगी, फिर वो बच्चा सीख जाएगा। यह है आपका इसके फोल्डिंग, जिसको कहते हैं टेम्पररी हेल्प। आप परमानेंटली रूप से उसको मदद नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए आप उसको मदद करेंगे। इसके फोल्डिंग में, पाड़ में इसका नाम मचान भी कहा जाता है। और जब बच्चा वो स्किल सीख लेगा तो आप अपनी मदद को कम कर लेंगे। यह उदाहरण है इसके फोल्डिंग का। अच्छा, इसी बात को जब पियाजे अपने शब्दों में कहते हैं तो कहते हैं हम बालक को कभी भी इसके फोल्डिंग नहीं दे सकते, हम कभी पाड़ नहीं देख सकते। अगर हम किसी बच्चे को इसके फोल्डिंग दे देंगे या फिर उसको टेम्पररी मदद दे देंगे, उसकी संज्ञानात्मकता, उसकी रचनात्मकता कभी डेवलप नहीं होगी। यही पियाजे में, लेवाइगोस्की में वैचारिक द्वंद्व है। वाइगोस्की कहते हैं हम बच्चों को मदद देंगे, पियाजे कहते हैं उनको स्वतः उनकी स्थिति पे छोड़िए, वो अपने इन्वायरमेंट से संपर्क करके, अनुकरण करके, इमिटेशन करके वो नई स्किल सीख जाएंगे। बल्कि जो पाड़ की बात करते हैं, मचान, इसके फोल्डिंग की बात करते हैं, ये लेवाइगोस्की करते हैं। तो यहां पे रोमा क्या करने का प्रयास कर रही है? तो इसके फोल्डिंग, ये ऑप्शन राइट है।
इस बात को आप याद रखिएगा। अनुकरण अधिगम का मतलब, जैसे कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे माता पिता कहते हैं बच्चों, बाबू बाय करो, हाय करो, हेलो करो, नमस्ते करो, तो बच्चे बच्चे उस प्रकार के ना तो नमस्ते समझते हैं ना तो हेलो समझते हैं, लेकिन वो आप जिस प्रकार से टाटा बाय करते हैं उसको देख के अनुकरण करके वैसा व्यवहार करते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी हम हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि के अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं द्विखंडन की सिद्धांत वाले कहते हैं, स्पीयरमैन वगैरह कहते हैं कि बुद्धि अलग अलग घटकों में नहीं बटी है, बल्कि हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि अलग अलग घटकों में बटी रहती है। जैसे कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक तरीके से लोगों से घुलने मिलने में बड़ा शर्मीला हो, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर पे बड़े जागृत व्यक्ति हो, यानी उसका जो अंतर व्यक्ति और अंतरह व्यक्ति में अंतर है। तो बुद्धि के अलग अलग कंपोनेंट है। हो सकता है कोई लिखने में बड़ा पारंगत हो सकता है वही व्यक्ति बोलने में एक तरीके से शर्मीला हो, लिख के अपनी बात बता दे, बोल के ना बता पाए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अलग अलग क्षमता वास करती है, इस बात को याद रखिएगा। संज्ञानात्मक द्वंद, बहुत बार ऐसा होता है, इसको कि एक तरीके से नैतिक दुविधा का नाम भी दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी एक रास्ते पे चल तो सकते हैं, लेकिन उस पे चलने से पहले 100 बार हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि कोई और भी रास्ता होगा जो इससे सरल होगा, हो सकता है ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन हो। तो यह है संज्ञानात्मक द्वंद। हम फैसला लेना जानते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, यह है संज्ञानात्मक द्वंद, नैतिक द्वंद, मोरल डायलेमा इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि मदद करना यह आपके पार इसके फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 को आप बनाइएगा जरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक प्रगतिशील कक्षा यानी एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में उसकी विशेषता आपसे साझा कर रहा है, में शिक्षिका को होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल, और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अध्यापिका का होना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह शब्द थोड़ा सा नेगेटिव उपयोग कर लिया, नियंत्रण। प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो, समावेशी क्लासरूम हो, विद्यालय का मतलब है कि बच्चे सोचने के लिए स्वतंत्र हों, क्वेश्चनिंग के लिए स्वतंत्र हों। आप मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप उनको नियंत्रण में रख सकते हो, लेकिन क्लासरूम में अध्यापिका इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को नियंत्रित कर सकें पढ़ने, लिखने, बोलने, घूमने में। तो ये गलत बात है। तो कथन थोड़ा सा निगेटिव में जा रहा है, अभी समझिएगा। और उसका तर्क क्या दिया जा रहा है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। आज के आधुनिक एजुकेशन शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा की पद्धति में यह बात कभी अप्लाई नहीं हो सकती कि बच्चे तभी सीखते हैं जब अध्यापक का नियंत्रण पूर्ण रूप से हो। जैसे अभी आप सीख रहे हैं, हमारा नियंत्रण आप पे क्या है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो रजाई में बैठ के पढ़ें, आप चाहें तो छत पे बैठ के पढ़ें, आप चाहें तो दाना खाते हुए पढ़ें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन मूल उद्देश्य पढ़ना, पढ़ाई के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, ये समावेशी, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का उद्देश्य होना चाहिए, न कि बच्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण का। तो आप देख रहे हैं कि कथन तो नेगेटिव है, उसके साथ साथ जो तर्क, इसका जो तर्क दिया जा रहा है वो भी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। तो आप देखिएगा ए और आर दोनों सही है, नहीं भी बिल्कुल भी नहीं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ए सही आर गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, ए और आर दोनों गलत है। एक अध्यापक कभी भी अपने क्लासरूम में बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकता उनके अपसारी चिंतन के लिए या फिर अभिसारी चिंतन के लिए। याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये कभी फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए क्लासरूम की कि बच्चे तभी सीखेंगे जब हम उनको बार बार डांटते रहें। हर बच्चे की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आप उसको एहसास करा दीजिए। तो इस बात को याद रखिएगा, यानी ए और आर दोनों यहां पे गलत हैं, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कथन ए में जो सेंटेंस है, जैसे समझिए एक प्रगतिशील में शिक्षिका को होना चाहिए। अरे भाई, एक प्रगतिशील क्लासरूम है, ये कोई आपका एक तरीके से कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन वाली क्लास तो है नहीं कि प्रोग्राम्ड अधिगम आपका है, बच्चों को प्रोग्राम दे दिए वो सीख रहे, नहीं।
प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब है बच्चों को कुछ समस्या भी आ सकती है, बच्चे आपस में किसी द्वंद के लिए लड़ भी सकते हैं, तो अध्यापिका का होना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह बात उचित नहीं है। उसके साथ साथ इसका तर्क दिया जा रहा है बच्चे तभी सीखते हैं जब उन पर नियंत्रण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ए और आर यहां पे दोनों गलत को संकेत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक 6 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। को एजुकेशन की बात कर रहा है, सहशिक्षा की बात कर रहा है। सहशिक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो। यह किसका बढ़ावा देगा? ऐसे जो कथन है, जो कोट हैं, वो किसको बढ़ावा देंगे? जेंडर समानता को। आपके क्लासरूम में कोई अध्यापक बार बार कह रहा है, अरे तुम लड़की हो क्या बार बार मुस्कुरा रहे हो, अरे तुम लड़की हो क्या जो शर्मा रहे हो। इस प्रकार के शब्दों का चयन या तो अध्यापक की अनमेच्योरिटी दिखा रहा। शिक्षा में वो मेच्योर हो सकता है दुनिया के लिए, लेकिन एजुकेशन में वो अनमेच्योर है, वो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तो ये जेंडर समानता को नहीं दर्शा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन या जेंडर समानता, समता या समानता। आप इसको थोड़ा सा उत्तर करिएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर करिएगा आप जरा तो। ठीक है, चलिए सोनी कुमारी कह रही है सर जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बी। ठीक है, ठीक है, चलिए आर एस मिश्रा भी कह रही है सर बी होगा। देखिए जब हम आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 3rd सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ाते हैं, लिंग विद्यालय और समाज, उसमें खूब बताते हैं कि अध्यापक को किसी भी सूरत हाल में इस प्रकार का क्लासरूम में वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि तुम लड़की हो, अच्छा गाजर का हलवा बना के लाना, तुम लड़की हो गणतंत्र दिवस पे ऐसा करना, रंगोली बना देना, अच्छा तुम रंगोली इसलिए बनाना क्योंकि तुम लड़की हो। इस प्रकार का वक्तव्य हमेशा जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। और एक बुद्धिमान, एक समझदार व्यक्ति हमेशा यह प्रयास करता है कि समाज में जेंडर इक्वेलिटी आए। आधी आबादी जो है यानी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर आए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो कथन है वो हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में जेंडर से संबंधित प्रश्न आता है तो इसको भी आप लोग देखिएगा। आइए एक 7th क्वेश्चन करिएगा, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। निम्न में से कौन सतत समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? सीसी के लक्षण के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला समझिएगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण, क्लासिफिकेशन और एक तरीके से नामीकरण करना। हम अपने क्लासरूम में क्या इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि बच्चों का क्लासिफिकेशन कर पाए? नहीं, बल्कि बच्चे की दक्षता, बच्चों की क्षमता, बच्चों की सीखने की दक्षता को जान पाए, न कि आप वर्गीकरण करने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा निगेटिव में जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अभी दूसरा समझिए, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजिकल टीचिंग पर मदद करने का अवसर देता है। मूल्यांकन 2 कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला, हम बच्चों की योग्यता, बच्चों की क्षमता, बच्चों के सीखने के वक्र को जान सकें। दूसरा, एक अध्यापक अपने टीचिंग स्टाइल, अपने शब्दों के चयन, अपने उदाहरण के चयन, अपने व्यवहार के चयन में परिवर्तन कर सके। तो मूल्यांकन 2 कारणों से होता है, एक विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव में, एक अध्यापक के पर्सपेक्टिव में। तो यहां यह बात तो सही कह रहा है कि एक अध्यापक अपने कमियों, अपने पैडागोजिकल चयन को सुधार कर सके। यह ऑप्शन तो यहां पे राइट हो सकता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। हम इवैल्यूएशन इस उद्देश्य से ना करें कि बच्चे फेल पास हो, बच्चों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करें, बल्कि मूल्यांकन इसलिए करें ताकि ये सीखने, ये लर्निंग का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। बच्चे अगर उनको परिणाम पता चल जाए, उनका समग्र परिणाम उनको पता चल जाए तो थोड़ा सा उत्सुक होंगे, प्रोत्साहित होंगे। ये भी बात ये सही है कि ये सीखने का हिस्सा है। यह डर और चिंता, क्या मूल्यांकन इसलिए होता है कि बच्चे भयभीत हो जाए, बच्चे चिंतित हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 2nd और आपका 3rd राइट है। अब इसमें से आप ढूंढ लीजिए 2nd और 3rd। आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप पूरे ऑप्शन को सबसे पहले पढ़िए, मॉनिटर करिए, उसके बाद उत्तर करिए।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्त। एक एक प्रश्न को आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, यह भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह होता है हम किसी भी पक्ष के अच्छाइयां और बुराइयां दोनों के बारे में चर्चा करें, यह होता है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे हमारे मीडिया बंधु होते हैं, पत्रकार बंधु होते हैं, वो सरकार की कुछ अगर अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं उसकी बड़ाई भी करेंगे और उसकी क्या खामियां हैं उसके बारे में भी बताएंगे। यह है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। इस क्वेश्चन को आप समझेगा कौन सा प्रश्न इसमें से, हम ये कह सकते कौन सा प्रश्न इसमें से अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। कहते हैं जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कल्पनात्मक चिंतन करें, जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सोचें, क्रिटिकली रूप से सोचें, तो वो है अपसारी चिंतन। आप किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए फैक्ट आधारित उत्तर दे दें, तो वो है अभिसारी चिंतन, इन द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, तो देखिए आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो सभी का उत्तर आ जाएगा सर जी स्वतंत्र भारत की बात करें 2011। अच्छा, उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था, एक उत्तर पोरबंदर। उसके साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एक उत्तर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। क्या इसका कोई एक उत्तर है? कोई कहेगा सर जी सेकुलरिज्म के माध्यम से, सभी धर्म को एक समान चक्षु नजरिए से देखने के माध्यम से। कोई कहेगा हम भारतीय राष्ट्रवाद को इतना आगे बढ़ा देंगे कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। कोई लोग सांप्रदायिक बातों को भी कह सकते हैं। सब 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अपने अपने विचार हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन देगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अभिसारी चिंतन के। इसके तो अभिसारी चिंतन के, बल्कि ये कौन से चिंतन को बढ़ावा देगा, तो कहेंगे सर अपसारी। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये अपसारी और अभिसारी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं आपके सीटेट में, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 9 को आप बनाने का प्रयास करिएगा। वंचित समूहों का मतलब हो सकता है कि कोई आर्थिक वजह से एजुकेशनल, किसी के माता पिता बहुत गरीब हैं कि उनको 2 जून की रोटी कमाने में पूरा दिन उनका निकल जा रहा है। हो सकता है कि कोई सामाजिक रूप से वंचित हो, आर्थिक रूप से कि एक तरीके से कि बहुत ज्यादा वो पीछे हो, वंचित हो। उससे संबंधित यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, पिछड़ा हो, उनको आप चाहते हैं कि समावेशन में वो भी आए, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास करिए। कहते हैं कि ऐसे प्रश्न उत्तर पढ़ते समय ही आपको एहसास हो जाता है कि उत्तर यही होना चाहिए। अब वो एहसास कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जैसे किसी आदिवासी को आप चाहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल अभी जो चल रहा है इसमें वो पार्टिसिपेट करे, चढ़ बढ़कर हिस्सा ले, तो आदिवासी समूह के जो कुछ अच्छे नियम हैं, आदिवासी समूह की जो कुछ अच्छी परंपरा हैं, उनको आप भारत की मुख्य परंपरा में शामिल करिए, उनको तवज्जो दीजिए। तो वो बच्चे जब जुड़ेंगे तो उनको पता चलेगा अरे जो हमारे माता पिता जिस परंपरा को फॉलो करते हैं वो तो क्लासरूम में भी हो रही है। तो बच्चों में थोड़ा अपनत्व की भावना आएगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो सकता है। दूसरा समझिए,
उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित, डिमोटिवेट कर देंगे आप। कहते हैं ना कि भारत में आप कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे जुबानी। हर कोस पे पानी का स्वाद बदलता है और हर 3 कोस पे बोलने के थोड़े से तरीके, कोई शब्दों के चयन में परिवर्तन आ जाता है। तो आप संस्कृतियों को फॉलो करने के लिए हतोत्साहित नहीं कर सकते, फिर भारत में एक अलग ही द्वंद्व छिड़ जाएगा। बल्कि हम भारत की अलग अलग जो विविधता है उसका सम्मान करें, ये तो भारत की खूबसूरती है। तो ये ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई पर नहीं। आप चाहते कि आदिवासी लोग अपने वेशभूषा पहन के भारत के अलग अलग फंक्शन में आए, लेकिन शिक्षा में ना आए। ये तो गलत बात है। ये समावेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे रॉन्ग हो गया। एक डी ऑप्शन देख लीजिए, प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, माता पिता मोरल कहानी बता सकते हैं, माता पिता अपने महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा, औपचारिक नैतिक शिक्षा विद्यालय से ही मिलेगी, समावेशी विद्यालय से ही मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए एक अध्यापक को अलग अलग प्रकार की गतिविधि, एक्टिविटी के माध्यम से उनकी विभिन्न संस्कृति, विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्योर पेडागोजी, बिल्कुल शुद्ध शिक्षण शास्त्र संबंधित ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार यस बताइए आप यदि इन प्रश्नों को समझे तो। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। चलिए आप लोग यहां फोकस करिए थोड़ा सा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। खैर हम अपनी क्लास में इस बात के लिए बिल्कुल अभ्यस्त नहीं है कि कोई टॉपिक से हट के थोड़ा सा वो बातचीत करे। और अभी तक तो हम जितने भी बीएड की क्लास लिए हैं ऑनलाइन, आप जाके प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे या फिर जो भी आधे घंटे या 1 मिनट की, उसमें इस प्रकार का कोई भी आप मिसबिहेव नहीं देखेंगे। और तो थोड़ा सा इसको आप कंट्रोल करें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है। हाल फिलहाल के कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे या तो हम एक ऐसा व्यवहार अपनाएं कि आए पढ़ाए चले जाएं, फर्क ना पड़े। तो थोड़ा सा इसको आप लोग कंट्रोल करें। खैर ठीक है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? एक इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? कभी भी आप कहेंगे कि क्या वो आप बच्चों का वर्गीकरण, पृथक्करण करेंगे, या फिर कभी नकारात्मक भेदभाव, या कभी भी आप उनको लेबलिंग करेंगे, नामकरण देंगे, अरे भैया आप अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हो, आप फलाने जगह बैठो। ये समावेशी का कॉन्सेप्ट खराब हो गया। समावेशी का कॉन्सेप्ट है हम बच्चों की क्षमता, न कि बच्चों की जाति, हम बच्चों की योग्यता, न कि बच्चों की पृष्ठभूमि, इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम शिक्षा मुहैया कराएं। तो पूछ रहा है कि समावेशी का प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो सहयोग। आज के समय में एक अध्यापक की भूमिका बदल चुकी है। पहले एक अध्यापक अपने क्लासरूम में सर्वसरी हुआ करता था। अगर वो आम को अमरूद कह रहा तो बच्चे अमरूद रटेंगे, लेकिन आज एक अध्यापक सिर्फ सहयोगी है। वो बच्चों की सिर्फ मदद करेगा सही दिशा दिखाने में। और यही पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी यही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि सहयोग करें हम विद्यार्थियों का, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हो, सभी बच्चों की हम मदद करें ताकि वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाए। तो सहयोग ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? वंचित समूह आर्थिक, सामाजिक कुछ भी हो सकता है। उसके माता पिता जागरूक नहीं है, इसलिए वो बच्चा बड़ा पीछे रह गया या पूरा गांव पीछे रह गया।
तो ऐसे वंचित समूह के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, एक अध्यापक या अध्यापिका को इस बात को समझिएगा आप लोग। सबसे पहले चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। एक ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, 10% दे दीजिए। बिल्कुल हम अपने क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार बिल्कुल करेंगे कि जो बच्चे गरीब हैं, जिन बच्चों के माता पिता गरीब हैं या मिडिल फैमिली से हैं, वो क्लासरूम में जाए तो असहज ना हो। इसलिए आपका ए ऑप्शन बन सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। बच्चों की शैक्षणिक क्षमता की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों का समूह बनाना। आप तो यहां पे वर्गीकरण कर दे रहे हैं, तो जो बच्चा क्षमता के रूप में पीछे है, वंचित है, वो और पीछे होता चला जाएगा। आप उनका कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। इसे ने कहा है ना कि हमारे भारत की सबसे बड़ा, हमारे भारत का अगर कलंक है तो वो जाति आधारित व्यवस्था। और आप क्लासरूम में यदि जाति के आधार पर बच्चों का बंटवारा कर दे रहे हैं तो समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रही है। ये वंचित समूह के बच्चों को बिल्कुल मुख्य शिक्षा की धारा में आने के लिए ये प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। कभी भी इस प्रकार के बंटवारा हम नहीं कर सकते क्लासरूम में। उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनर्उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही उनके लिए अर्थहीन हो। जब कोई अर्थहीन हो उसका बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बल्कि कि एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके पढ़ाने के लिए यह करना चाहिए कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करें जहां पर विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग से बच्चे आ रहे हैं, उनको आप स्वीकार करें और पढ़ाएं। इसलिए आपका 10% बन रहा है, आपका 100% में ये ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन ये है। पूछ क्या रहा है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि औसत से वो ऊपर है। यानी मान लीजिए उसका आईक्यू जो है वो 105 है या फिर 110 है या 115 है। औसत आईक्यू हम लोग 100 मान के चलते हैं। इंटेलिजेंट कोशिएंट, ठीक है, बुद्धि आयु, बुद्धि परीक्षण में, ठीक है, तो औसत से ऊपर है। वो कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है। वो विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा में बड़ी एक्टिव भी है। उसके साथ साथ उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल भी बहुत अच्छा है। यानी उसे जो भी लेटर हैं, जो भी एक तरीके से गिनती है, बिल्कुल लिख पा रही है। वो गणितीय कौशल में भी पारंगत है वो। ठीक है, इतना तो ठीक है। उसके साथ साथ परंतु जब उसे स्वस्वर पाठन के लिए कहा जाए तो उसका निष्पादन बुरा हो जाता है। गणितीय कैलकुलेशन तो कर लेती है, किसी भी दिए गए शब्द को वो लिख तो लेती है बालिका या विद्यार्थी, लेकिन जब उसको बोल के पढ़ना रहे या किसी को समझाना रहे वो ऐसा नहीं कर पा रही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर पा रही, निष्पादन बुरा होता है। तो बच्ची किसके लक्षण होने की संभावना है, या फिर आप देख रहे हैं विद्यार्थी में कौन सा लक्षण देखने को मिल रहा है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अगर होता तो वो लेखन कौशल अच्छा नहीं होता। उसके साथ साथ डिस्कैलकुलिया होता तो गणितीय ग्रेड में अच्छा नहीं होती वो। उसके साथ साथ डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें आप शब्दों को लिख तो पाते, बोल नहीं पाते। आपको बोल दिया जाए दार्शनिक लिखना, आप लिख लेंगे, दुनिया आप लिख लेंगे, बदलने आप लिख लेंगे, लेकिन जब आपको कह दिया कि वही लिखा हुआ बोलने के लिए कह दिया जाए तो आप एक तरीके से उसको नहीं बोल पाएंगे। जैसे कोई एक बालिका, उससे वो लिखने के लिए हम उसको बोले कि आप लिखो कि दार्शनिकों ने दुनिया की अपने अपने तरीके से व्याख्या की, लेकिन कोई भी दार्शनिक उसे बदलने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ये बच्ची ने लिख दिया।
जब हम कह रहे हैं कि आप इसी चीजों को पढ़ो, अपनी लिखी हुई लाइनों को पढ़ो, वो नहीं पढ़ पा रही है, यानी वो क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रसित। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, रचनात्मकता। ठीक है, चाहे सतत व्यापक मूल्यांकन हो, चाहे रचनात्मकता हो, चाहे हार्वर्ड गार्डनर हो, ये सीटेट में आने ही आने हैं। रचनात्मकता का मतलब होता है अपसारित चिंतन, रचनात्मकता का मतलब होता है मौलिक विचार, मौलिक चिंतन। इतनी बातों को यदि आप याद रख रहे हैं तो इनको खेल जाएंगे। क्या होता है रचनात्मकता? रचनात्मकता का अर्थ क्या है? बिना उबे किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। ठीक है, यह रचनात्मकता हो सकती है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं मोटिवेशन। इसे हम मोटिवेशन भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह रचनात्मकता हो बाबू। उसके साथ साथ लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, ये तो आपके स्मृति लेवल को दिखा रहा है, ये तो आपकी स्कीमा को दिखा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। जो रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी जो राइटिंग होती है वो बड़ी गड़बड़ होती है। बच्चे जो होते हैं, जो रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, जब वो लिखते हैं लिखावट में बड़ी गलती पाई जाती है। कोई रचनात्मक व्यक्ति होता है, उसकी कॉपियां पूरी नहीं होती। कोई रचनात्मक व्यक्ति होता है, किसी एक काम में लंबे समय तक वो नहीं रह सकता, उसको हमेशा कुछ नया इनोवेट नवाचार करने की नीड रहती है। एक अलग सी उसमें कौतूहल मचा रहता है। आप देख रहे हैं, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता को रचनात्मकता कहते हैं। और रचनात्मकता हमेशा उस शब्द को दर्शाती है, मौलिक विचार। क्या? मौलिक विचार। मौलिक विचार। रचनात्मकता हमारे मौलिक विचार को प्रदर्शित करते हैं। दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। कुछ लोग होते हैं ना, इतने बड़े नकलची होते हैं कि आप लिख रहे हो और आपके फिंगर को देख के वो नकल कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हो। कितना भी कॉपी छुपाते रहो, वो नकल मार ही लेंगे वो। तो भैया ये रचनात्मकता नहीं है, ये इमिटेशन है, अनुकरण है। तो देख रहे हैं आप, रचनात्मकता क्या है? तो हम कह सकते हैं अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 देखिए। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाए? सोशियो कल्चर थ्योरी की बात हो रही है। संज्ञानात्मकता के बारे में दोनों लोग अपना विचार रखते हैं, लेव वाइगोस्की भी, जीन पियाजे भी। लेकिन लेव वाइगोस्की का जो विचार है वो सामाजिक संरचनात्मकता में जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक रचनात्मकता में जाता है। अनुभवजन्य आधारित बात करते हैं कौन? जीन पियाजे। लेकिन समाज से अंतःक्रिया करके सीखा जाए, यह बात करते हैं लेव वाइगोस्की। तो यहां पे सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाए? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सक्रिय। देखिए बाबू, जितने भी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हुए, तो जो संज्ञानवादी होते हैं वो रचनावादी होते हैं। रचनावादी की सबसे बड़ी विशेषता है मौलिकता, और मौलिकता उसी व्यक्ति में होगी जो सक्रिय होगा। तो चाहे रचनावादी हो, चाहे संज्ञानवादी हो, चाहे मौलिक विचार वाले हो, चाहे अपसारी चिंतन वाले व्यक्ति हो, ये अधिगम तभी करेंगे जब वो सक्रिय होंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में सक्रिय दिख जाए और क्वेश्चन में आपका अपसारी दिख जाए तो ऑप्शन टिक होगा वही। अगर ऑप्शन में संज्ञानी दिख जाए तो सक्रिय वाला ऑप्शन यहां पे टिक होने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, या फिर ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया। ज्ञान का निष्क्रिय अर्जन भी होता है जब आप अनुकरण करते हैं या फिर ज्यों का त्यों उतारते हैं, तो वो निष्क्रिय। जब आप अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग ही ना करें, आप अपने तर्क बुद्धि को किसी विशेष विचारधारा में गिरवी रख दें, वो है निष्क्रिय अर्जन। जब आप थोड़ा सा भी तर्क करेंगे तो आप अपसारी की श्रेणी में चले जाएंगे। जब आप किसी भी पॉइंट पर थोड़ा बहुत आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप चले जाएंगे सक्रिय में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक रचनात्मकता की बात कर रहा है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन।
व्यवहार में अस्थायी, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और ये रचनात्मकता। अस्थायी परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में अनुबंधन, यानी एक ऐसी बॉन्डिंग बनाना, जैसे कहते ना, किस, मान लीजिए आपको गाजीपुर से या जौनपुर से आपको दिल्ली जाना है, और आप हमेशा एक ही रूट को पकड़ के जा रहे हैं, और वो रूट किसी कारणवश भी ध्वस्त हो गया, तो आप सोच में पड़ गए कि अब ये जब रूट बनेगा तब हम जाएंगे, तब इस रास्ते से जाएंगे। यह है अनुबंधन। जैसे कुत्ते की लार तभी टपकेगी जब उसके सामने रोटी या मांस का टुकड़ा आएगा। कोई और चीज यदि आप दिखा रहे तो उसकी लार यदि नहीं टपक रही है तो वो अनुबंधित है, वो एक कंडीशन में फिक्स हो चुका है। ये रचनात्मकता नहीं है। अगर उस कुत्ते को भोजन के बारे में नॉलेज है, भोजन के सुगंध के बारे में नॉलेज है, तो आप किसी प्रकार का खाने की सामग्री लेके आएंगे, उसकी लार टपकेगी। तो आप देख रहे हैं कि यदि आप अनुबंधित हो गए किसी चीज के प्रति तो रचनात्मकता मर गई। इसीलिए तो ओशो कहते हैं ना कि जो इंटेलिजेंस होती है वो डेंजरस होती है, बुद्धिमानी हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं रास्ता बनाता है, स्वयं प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ढूंढता है, स्वयं किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं पारिवारिक समस्याओं को सुलझा लेता है, इसीलिए बुद्धिमानी खतरनाक होती है। तो इस बात का देखिए, तो अनुबंधित नहीं होना। यहां पे कह रहा सामाजिक रचनात्मकता परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाए, सक्रिय होकर और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। लेवाइगोस्की इस बात को कहते हैं, जब तक हम समाज से अंतः क्रिया नहीं करेंगे, समाज से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक हम नई चीजों को नहीं सीख सकते। जैसे एक बालक या बालिका को मतलब जन्म लेता है तो इस प्रकार से अनैतिक नहीं हम आपको बातें करें, बस उसको ले जाके किसी विशेष जंगल की एक कुटी में रख दीजिए, किसी से उसको मिलने जुलने मत दीजिए। आप देखेंगे कि एक मुख्य धारा का व्यक्ति और एक वो व्यक्ति में बहुत अंतर होगा, बहुत सारी बातें वो नहीं जान रहा होगा जो एक मुख्य धारा का व्यक्ति जान रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई बालक मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा की बातें करे, उसके लिए जरूरी है सामाजिक प्रक्रिया में रहना। कहते दौड़ में फर्स्ट आना है तो पहले आपको दौड़ना होगा, वो फेल होंगे कि पास होंगे बात की बात है। आप चाहते हैं कि कोई बालक सामाजिक रूप से एक्टिव हो तो सामाजिक प्रक्रिया में उसे आना होगा। तो भैया सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को देखा जाता सक्रिय होकर और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। ये ऑप्शन राइट है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय भी अपनी चेतना का उपयोग करिएगा। एक मोटिवेशन से संबंधित आज का लास्ट क्वेश्चन आप करिए। मोटिवेशन सीटेट में दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक बाह्य प्रेरणा, एक आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब मान लीजिए इसमें से किसी विद्यार्थी को ले लें, मान लीजिए डिंपल हो गई। हम ये कह रहे हैं कि डिंपल सीटेट का एग्जाम इसलिए दे रही है ताकि इनके परिवार, इनके माता पिता, इनके सहयोगी इनकी सराहना कर सकें। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। डिंपल प्रयास इसलिए कर रही हैं ताकि ये स्वयं सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करें और आगे चल के अपना भविष्य उज्जवल करें। ये इनका आंतरिक प्रेरणा है। तो यहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके क्लास के जो अध्यापक है, जो क्लास टीचर है, वो आपकी सराहना कर सके। आप इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं हुआ। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। आज हम और आप में से बहुत सारे लोग किताबों से दूर हो गए, किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहते। उसका कारण पता है क्या है? हमारी सोसाइटी में मोटिवेशन का एग्जाम्पल बदल चुका है। हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि लोग उसकी सराहना करें, लोग उसको एनालाइज करें, लोग उस पर अपना फीडबैक दें। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, आप रश्मि रथी पढ़ रहे होते हैं, आप बहुजनों के नायक को पढ़ रहे होते हैं, आप लोहिया को पढ़ रहे होते हैं, तो उसका कोई फीडबैक आपको दे नहीं रहा होता है। इसलिए किताबों से मन लोगों का उठ जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की उत्सुकता और खुद में परिवर्तन करने के लिए किताबों को पढ़ता है।
इसीलिए किताब के आप देखेंगे प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है। इंस्टाग्राम की चटो शायरी याद कर लेंगे, लेकिन उसी शायरी पे की लिखी हुई कोई किताब वो नहीं पढ़ने वाले। किताबों की भी अपनी बड़ी मजमा है, बड़ी उसकी दुनिया, कभी बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो भैया अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं आंतरिक अपीड़ा का एग्जाम्पल है। सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, जैसे आप हमारी क्लास में आए और आपको ये लग रहा है कि सर जी हमारी सराहना करेंगे इसलिए क्लास में आए, तो ये गलत बात है। आप क्लास में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको सीटेट निकालना है, तो अच्छी बात है। तो ये आंतरिक पीड़ा तो नहीं होगी। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, आप कक्षा 10 का एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि माता पिता ने बोला है कि बाबू पास हो जाओगे तो साइकिल दिलाएंगे, 2 चक्का दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे, टेलीफोन दिलाएंगे। ये तो वाह मोटिवेशन हो गया। कहीं ना कहीं वाह मोटिवेशन भी शुरुआत में जरूरी होता है, लेकिन एक समय के बाद इंटरनल मोटिवेशन ही काम आता है। आज आप सीटेट की क्लास देख रहे हैं बिना माता पिता के दबाव में, बिना बड़े भाई बहन के दबाव में, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि अगर अब हम नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। 2-3 साल में ब्याह शादी हो जाएगा, नई जिम्मेदारी आ जाएगी और पूरा जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। तो साइकिल हो गया, सराहना हो गया, प्रथम पुरस्कार, ये आपका है एक्सटर्नल मोटिवेशन। बल्कि इंटरनल मोटिवेशन अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। ये टोटल 15 क्वेश्चन हम आपको कराए और उम्मीद करते हैं कि ये आप 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अभी 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क कराएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जब क्लास में कुछ लोग थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, या फिर जैसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको नहीं दिखाई देते, वो वर्ड यहाँ पे चलते रहते हैं, तो वो जब इस क्लास में दिखता है तो थोड़ा सा मन बड़ा आहत होता है। लेकिन ये बात एक अध्यापक को कभी नहीं बोलनी चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे द्वंद्वों को झेलते हुए एक अध्यापक आपके सामने आता है, और इसीलिए तो वो अध्यापक या अध्यापिका है, क्योंकि द्वंद्वों को झेलने की उसमें क्षमता है। जिस दिन एक अध्यापक डर गया किसी बात को बोलने में, समझो वो समझौता कर लिया। एक अध्यापक को खुल के बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारा जाएगा। तो जब मारा जाएगा तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए, किताब में लिखी हुई बात को, इस शमशान में हमने उनको भी जलते हुए देखा है जो पूरी जिंदगी इसलिए आवाज नहीं उठाए कि कहीं मारे न जाएं। तो निडर रहिए, आप भी जहां अध्यापक या अध्यापिका बन गया, खुल के पढ़ाइएगा। लेकिन जब जिनके आप, जैसे आप कभी कोई गलती कर देते हैं और माता पिता बड़े अपने आप को असहज महसूस करते हैं सामाजिक तौर पर, तो बड़ा दुख होता है माता पिता को कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ऐसी हरकत कर सकता है। वैसा ही क्लास में जब कोई बड़ा आपको शिद्दत से पढ़ाए, अपनी चॉइस से आपको पढ़ाए और बच्चे मिसबिहेव करें, तो अंदर से बड़ा दुख होता है कि हम किसके लिए इतना कि चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा होता है। खैर, बहुत सारे बच्चे समझदार हैं। मैं तो बहुत ही धन्यवाद देता हूं उन बच्चों का जो 21-23 बैच के थे बीएड के। और हमारी क्लास आप कभी जाके देखिएगा, 21-23 बैच वाले, उन बच्चों से तो बहुत सारे हमने वादे भी किए हैं कि जब हम लोग वही लगभग 70-80 साल के होंगे तो हम लोग मुलाकात भी करेंगे, सब कुछ अच्छा रहा तो। बहुत अच्छे बच्चे थे। 21-23 बैच बीएड का अब तक का हमारा सबसे बेस्ट बैच था, और उसमें कई बच्चों के नाम भी याद हैं, और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे वो बच्चे थे। कई बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई हो गया, और जहां जहां शिक्षण कौशल पूछा जाता बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, और आज भी कुछ बच्चे उसमें से संपर्क में हैं, अच्छा लगता है। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही होंगे, इसमें से 1-2 बच्चे उसमें भी होंगे 21-23 के, या नहीं हैं, हो सकता है आप कि 24-26 के हों, या फिर आप 25-27 बैच के हों। अच्छे से पढ़िए, और ऑनलाइन की क्लास है, इतनी बातें शायद आपको कोई बताए। ऑनलाइन क्लास में बस यही मामला है कि हर आधे घंटे में आपको बोलेंगे कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हर 10 मिनट में आपको एक लिंक आपके सामने कमेंट बॉक्स में मिलेगी, इसको शेयर करते रहो, शेयर करते रहो। उस सब चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि टीचिंग में हम लोग अभी फ़िलहाल अपने इच्छा से हैं, कोई मजबूरी अभी फ़िलहाल नहीं है।
कोई और भी प्रोफेशन हम लोग ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन टीचिंग को इसलिए ज्वाइन किए, मजा आता है बच्चों से जुड़ के, उनकी समस्या को समझ के। आप लोग भी थोड़ा सा इन सब चीजों को याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस है, आप लोग इसको शुभकामना दिया करिए, अपने दुश्मनों को भी शुभकामना दिया करिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करिए गणतंत्र दिवस के दिन। ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हम इसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल ही है अपने आप में, और इसको मनाया जाना चाहिए और जोर शोर से। आज तो हम आ रहे थे भी पढ़ाने, तो रास्ते में देखे कई बच्चे हाथ में तिरंगा लेके पैदल जा रहे थे, तो अपना पुराना दिन याद आ कि मम्मी से 1 रुपए 2 रुपए मांगो और मम्मी के पास ना हो, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करके देती थी, फिर वो तिरंगा खरीदो। अब तो 1 रुपए में 2 तिरंगा मिल जाता था, और छोटा सा, और उसको लेके पूरे विद्यालय में जाओ, एक जगह लड्डू मिल जाए, फिर दूसरे जगह लड्डू के लिए भागो, वो अलग ही मजा था। और बच्चे वही जब अब करते हैं तो एक अलग सी चेहरे पे स्माइल आती है, उनको देखने का पूरा जी मन करता है कि इनकी पूरी एक्टिविटी को देखो और अपना पुराना दिन याद कर लो। तो ये एक अध्यापिका है बिहार में, वो थोड़ा बहुत बात उनसे होती है, तो वो कहती हैं कि सर मैं प्राइमरी वाले बच्चों को इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे अपना बीता हुआ जीवन फिर से जीना है। तो बीता हुआ जीवन आप फिर से जी नहीं सकते, लेकिन एक तरीका है, छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जाओ। ये बात बड़ी गहरी है, जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। कहते हैं ना, जो साइबेरियन लोग हैं या फिर जो बड़े ठंडी प्रदेश में रहते हैं, वो प्रकृति के साथ मारपीट नहीं करते, बल्कि प्रकृति के साथ समझौता कर लेते हैं, प्रकृति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो कभी भी प्रकृति उन पर भारी नहीं लगती। वो लोग ठंडी को बड़ा एंजॉय करते हैं। और हमारे यहाँ ठंडी में लोग कहते हैं हे भगवान जल्दी गर्मी आ जाए, हे भगवान जल्दी गर्मी आ जाए, बड़ा उत्पात मचाए हैं आप तो। लेकिन वो लोग ऐसा कभी कहते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ढल जाते हैं वो लोग। तो कुछ लोगों को बच्चों को पढ़ाना बड़ा कठिन लगता है। कठिन उन्हीं को लगता है जो बच्चों को समझते नहीं, जो अपना जीवन जीना नहीं चाहते। तो आप लोग भी अगर टीचिंग लाइन में हैं तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप लोग अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करें, तो बच्चों को पढ़ाना है। तो खैर ये सारी बातें आप में भी होनी चाहिए। और ठीक है, आपको पढ़ के पढ़ा के बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अभी मैं होमवर्क आपको दे दूं, ये आप होम और क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिएगा। हो सके तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका उत्तर बना के आप जरूर भेजिएगा। ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे 9005 या 800054 वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर अभी फिलहाल चालू है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर बनाइएगा कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। ये तो आपका कथन हो गया। तर्क सुनिए, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होती हैं, सही विकल्प। इसका उत्तर आप लोग बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर आप लोग बनाइएगा। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर आप लोग बनाइएगा अच्छे से। कथन इसमें कह रहा है, कथन के 2 प्रश्न हो गए। शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। माने उनकी जो इतनी बड़ी विरासत है संस्कृत की, भारत की, उसको नकार दिया जाना चाहिए। अपने आप में कथन तो नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। ठीक है, आप देखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। गांधी जी को ले लीजिए, या फिर विवेकानंद जी को आप देख लीजिए, या फिर टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित टैगोर जी के बाद में जाके वो अस्वीकार कर देते हैं, उनको देख लीजिए। तमाम हमारे जो साहित्यिक रूप से बड़े अग्रणी व्यक्ति, उनको आप देखेंगे ना, तो वो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को, भारतीय कल्चर को, भारत की विविधता को बड़े प्रेम से वो स्वीकार करते हैं। और ये कह रहा नकार दे, कोई महत्व तो नहीं है, तो ये नेगेटिव वाइब दे रहा है। इसको आप बनाइएगा। ठीक है, हिंट आपको दे दिए, ये आप इसको बनाइएगा। तो ये तीनों प्रश्न आप लोग बनाइएगा। बाकी उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे, और बहुत जल्दी हम आपको 3 क्लास और देने वाले हैं अलग से। एक क्लास में हम लोग
जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की को अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्लास में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को अलग से पढ़ेंगे और एक क्लास में हम लोग हार्वर्ड गार्डनर और इंटेलिजेंस से संबंधित क्लास को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका एग्जाम और अच्छे से जाए, यही हमारा प्रयास होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे उत्तर भी कर रहे हैं। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मॉडल पेपर को लेकर कुछ बच्चे थोड़ा सा निराश हैं। हम प्रयास करते हैं कि आज ही उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, कुछ उसमें से रह गया है। बाकी चाइल्डहुड ग्रोइंग अप आप लोग तैयार कर लीजिए। और आपकी नाराजगी बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि व्यक्ति नाराजगी उसी के सामने दिखाता है जिससे उसकी उम्मीद रहती है। अच्छी बात है। खैर, नोट्स वगैरह के लिए भी आप लोग सीटेट की इस नंबर दोनों पे से मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। टोटल 10 टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।